मैंने क्या पहना है, कई बार मैं इसी से तनाव में आ जाता हूँ। साइकोलॉजी शब्द अंग्रेज के साथ देश में है। दुख को दूर करने के लिए जिस पाथ का, जिस रास्ते का हमारे ऋषियों ने उपदेश किया, दिमागी खुराफात, दिमागी असंतुलन, दिमागी अनिश्चय या गलत निर्णय, ये सब बीमारियों का केंद्र है, सब बीमारियों की जड़ है। हमारे यूथ में मेमोरी लॉस होता जा रहा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो थाली से रोटी उठाकर खाने को भी दबाव मानते हैं। नमस्ते, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं ऋषि दृष्टि। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आप सभी का ऋषि दृष्टि के आज के इस खास अंक में। क्या जीवन की उलझन भरी दौड़ में हमने खुद से पूछा है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं? जब भी हम बेचैन हैं, घबराहट है, झुंझलाहट है, तो क्या सच में ये कोई चेतावनी या खतरे की घंटी तो नहीं? क्योंकि तनाव की स्थिति आजकल ये हो चुकी है कि हर वर्ग का व्यक्ति, घर का छोटा बच्चा, घर की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर संभालने वाला पिता, या फिर धैर्य और सहनशीलता की अप्रतिम उदाहरण माने जाने वाली हर घर में विद्यमान माँ ही क्यों ना हो, और घर के बड़े बुजुर्ग इस तनाव से ग्रस्त हैं कि अब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में अब कोई उम्मीद की किरण अगर बचती है तो वो हैं चंद वे लोग जिन्होंने भारतीय मनीषा को, भारतीय विचारों को तथा जीवन के दर्शन को बखूबी समझा है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व का आज अपने साथ उपस्थित होने पर आप सभी से परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी। सर, स्वागत है आपका आज के इस मुख्य अंक में। बहुत धन्यवाद श्वेता जी। तो आइए सर से होने वाले इस संवाद के दौरान अपने जीवन की भागदौड़ भरी समस्याओं के समाधानों को, विशेष रूप से चिंता से निपटने के समाधानों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, आप एक बार अपनी दृष्टि इस बात पर डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तव में ये तनाव है क्या? आजकल क्या है, सिर्फ शायद चिंताओं को, छोटी छोटी समस्याओं को, परेशानियों को ही तनाव का नाम दिया जाने लगा है। भारत के सभी लोग जो जीवन के संघर्ष में हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, किसी भी भूमिका में कार्य कर रहे हैं, वो इस तरह की परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं। जो मेरी समझ बनी है वो ये है कि हमारे जीवन के मानसिक दबाव, मानसिक उलझने, मानसिक उथल पुथल, इन सब का कलेक्टिव नाम तनाव है, अवसाद है। ठीक है, तो जो भी रोज हो रहा है उसमें जो हमारे मन में जो मानसिक उथल पुथल हो रही है, जो हम निश्चय पे नहीं पहुंच पा रहे, वो तनाव है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे जीवन में जो हमने मानक चुने हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, निजी जीवन में जीवन की सफलता के जो पैरामीटर्स हमने चुने हैं वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण हैं, और उसके कारण मन के अंदर एक तूफान खड़ा होता है। समुद्र की तूफानी, सुनामी और धरती पर चलने वाले तूफान उतने विनाशकारी और प्रलयंकारी नहीं होते जितनी विनाशकारी और प्रलयंकारी आदमी के मन में उठने वाले तूफान होते। कैसे? उन तूफानों से निपटने का हमारा कोई अभ्यास नहीं है। हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों को कई बार तनाव के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। कई बार इन चीज़ों को देख करके आश्चर्य होता है। मैंने क्या पहना है, कई बार मैं इसी से तनाव में आ जाता हूँ। बिल्कुल सही बात। मैंने क्या चश्मा लगाया है, इसी को लेकर के मैं तनाव में सामने वाला मुझसे बेहतर आ गया, मेरे से बेहतर आ गया। तो ये जो हमने अपने जीवन को नापने के, तोलने के पैरामीटर्स तैयार किए हैं, उनसे बहुत सारे तनाव हमारे यूथ में पैदा हो रहे हैं। वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वस्तुतः ये एक मानसिक बीमारी है। मेंटल हेल्थ की अनुपस्थिति, उसकी गैर मौजूदगी तनाव है। उस मानसिक बीमारी से निपटने का यदि हमारे पास कोई मैकेनिज्म है तो हम उतने ही स्वस्थ मन के साथ होंगे। भारत की जीवन शैली की विशेषता ये थी, ऋषियों के सारे संबोधन की विशेषता ये है कि उन्होंने हमारे जीवन को एक व्यवस्था प्रदान की है।
मानसिक जीवन पर, मानसिक तौर पर एक स्पष्टता दी है, क्लैरिटी दी है। और यदि वो हमारे पास नहीं है तो हम एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर जाएंगे जिसमें चलना बहुत होगा, पहुंचना कहीं नहीं होगा। अब आपने कहा कि वो मैकेनिज्म हमारे पास होना ही होगा, तो मैं दो प्रश्न पूछूंगी कि एक तो उसका मैकेनिज्म वास्तव में है क्या, और दूसरा जैसे आज वर्तमान जो साइकोलॉजी है वो बहुत काम कर रही है मेंटल हेल्थ पे, बहुत इस बात को उठाया जा रहा है, रेस किया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस कीजिए। अलग अलग तरह से साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बैठे हैं और वो बात भी कर रहे हैं, और विद्यालयों में भी अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स हो रही हैं। लेकिन इसकी अगर मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में जाऊं तो इसकी शुरुआत लगभग 1879 एक फिलोसफर रहे जर्मनी के, मैं उनका नाम अभी विस्मृत हो रहा है, उनसे मानी जा रही है। और भारत में तो रादर इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के बाद 1916 में कहीं से मानी गई है कि भारत में साइकोलॉजी को एक विषय के तौर पे पढ़ा ही तब गया है। और दूसरी साइड हम कहते हैं कि हम तो विश्वगुरु थे। अब जो विश्वगुरु है उनकी विश्वविद्यालयों में तो हर विषय को पढ़ाया जा रहा होगा। तो क्या सच में भारतीय विश्वगुरु होने के इस पूरी पंक्ति में भारत ने इस मनोविज्ञान को नहीं छुआ था, या मन के और मेंटल हेल्थ की बात को कभी नहीं किया था, या इसका भी मूल कहीं हमारे सनातन में है? साइकोलॉजी शब्द अंग्रेज के साथ देश में आया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये विषय देश में पहले मौजूद ही नहीं था। अच्छा, शब्द नया है, विषय शब्द पुराना। अंग्रेज के साथ आया, अंग्रेज आए, उनके साथ उनकी भाषा आई, वो शब्द हमने याद कर लिया। लेकिन भारत का जितना अध्यात्म शास्त्र है, योग शास्त्र है, बहुत हद तक आयुर्वेद है, वो सारा का सारा हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर परफेक्ट होने के लिए तैयार करता है। हमारे यहाँ तो सारी शिक्षा के केंद्र में प्रमुख विषय मनोविज्ञान है, मन का संबोधन है। मन कैसा हो, समाज वैसा होगा जैसा मन होगा, व्यक्ति वैसा होगा जैसा मन होगा। तो अपने हमारी जितनी जीवनचर्या है, हम संध्या करते हैं, हम मन को संबोधित करते हैं। संध्या में हम कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं, मनसा परिक्रमा, आपको याद होगा ऋषि दयानंद ने 6 मंत्रों का संकलन दिया और उसको नाम दिया मनसा परिक्रमा। उसमें हम मन की स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। वेद में एक पूरा सूक्त है जी, शिव संकल्प सूक्त, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। मेरा मन सुंदर संकल्पों वाला, कल्याणकारी संकल्पों वाला हो गया। ऑटोमेटिकली फिर परेशानियों से तो दूर है। दूर है, जब संकल्प है तो विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। और तीसरी बात, जितना योग शास्त्र है, दुख निवृत्ति भारतीय दर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु है। दुख निवृत्ति, दुख को दूर करने के लिए जिस पाथ का, जिस रास्ते का हमारे ऋषियों ने उपदेश किया है, वो रास्ता क्या है? मन का संयमन। योग क्या है? मन का संतुलन, मन को बैलेंस देना, चिंतन को बैलेंस करना, वो सारा मनोविज्ञान का विषय है। निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग शास्त्र तो जितनी गहराई से मन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करता और करवाता है, उतना तो आधुनिक ज्ञान भी नहीं करवाता, उतनी डिटेलिंग नहीं कर पाएगा। हम तो श्वेता जी एक मन पर रुक गए, एक माइंड पर रुक गए, एक माइंड पर रुक गए। ठीक। भारत के ऋषियों ने तो इसके भी 4 विभाग किए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों का नाम चित्त है। इनमें जो भेद का अंतर है, स्तर का अंतर है, उससे ज्यादा गहराई और मनोविज्ञान की कहाँ होगी? किस स्तर से हमें कौन सा दुख पैदा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस माइंडसेट से हो रहा है, और उसको दूर करने के लिए किस माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे शास्त्रों का मुख्य विषय है जी। तो भारत के शिक्षा के केंद्र में ही यदि सबसे ज्यादा कोई विषय
गुथा हुआ है तो वो मनोविज्ञानी है। तभी वो आयुर्वेद भी कहता है कि सत्व, आत्मा, शरीर और मन, चारों का निरंतर संयोग जो है ना, वही आयु है। तो इसमें से किसी एक को भी छोड़ दिया तो आयु खत्म। तो मन तो है। और आयुर्वेद की आपने बात की, मैं आयुर्वेद का एक सूक्ति जो मुझे स्मरण हो रही है और बड़ी स्पष्टता से घोषणा है, प्रज्ञा अपराधो सर्व रोग मूल। सारी बीमारियों के मूल में दिमाग की खुराफात है। दिमागी खुराफात, दिमागी असंतुलन, दिमागी अनिश्चय या गलत निर्णय, ये सब बीमारियों का केंद्र है, सब बीमारियों की जड़ है। और इसलिए आयुर्वेद शास्त्र भी बीमारियों का निदान यदि कर रहा है तो वो भी मनोवैज्ञानिक तौर पर पहले ट्रीटमेंट दे रहा है। तो मनोविज्ञान हमारी पुरानी धरोहर है। केवल धरोहर नहीं, प्रमुख धरोहर है, प्रमुख धरोहर है, शिक्षा का प्रमुख विषय है। और सारा शिक्षा तंत्र आदमी को मनोवैज्ञानिक तौर पर, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर करेक्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कार्य कर रहा है जी। वो तो विषय हमारा है, पश्चिम ने शायद हमसे लिया हो। तो ये दर्शकों को मैं भी कहना चाहूँगी, जैसा सर ने बताया, और अभी तो बहुत छोटे छोटे हिंट दिए हैं, अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो शायद हज़ारों उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मूल केंद्र है वो मन पे काम करना है, चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, मन का संयम करना है। और जब ये हो जाएगा तो मेंटल हेल्थ तो अपने आप बन जाएगी। सर, इसी बारे में मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि मैकेनिज़्म चाहिए, तो अब हम आज की यूथ को एकदम योग नहीं पढ़ा पाएंगे, आयुर्वेद तक नहीं लेके आ पाएंगे। कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका जो वो इस तरफ आने लगे और वो मैकेनिज़्म उन्हें थोड़ा इजी वे में मिल जाए? अंततः शिक्षा का उद्देश्य होना भी क्या चाहिए, एक व्यक्ति बेहतर ढंग से कैसे जी सके, ठीक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा सके और अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम प्रतिदान समाज को दे सके, राष्ट्र को दे सके, क्रिएट कर सके, मानवता का संबल बन सके, ठीक है, मानवीय मूल्यों का आधार बन सके, उनके पल्लवन विस्तार में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। इसके लिए ही किसी बालक को तैयार किया जाता है ना, और शिक्षा के द्वारा ये कार्य हम संपन्न करते हैं। तो उसके लिए यदि किसी शॉर्टकट की बात करते हैं, मैं आपसे कहूँगा कि सारे शिक्षा तंत्र का केंद्र बिंदु जो प्राचीन ऋषियों का चिंतन था, आदमी की मानसिकता को करेक्ट करना होना चाहिए। उसमें खान पान भी है, उसमें दिनचर्या भी है, उठना बैठना सोना जागना सब उसमें है। आयुर्वेद का एक प्रसंग सदवृत्तम, उस सदवृत्तम में हम आदमी को क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस लिए खाना है और उनका प्रभाव क्या होगा, रीजनिंग के साथ है। भारतीय ऋषियों ने एक परंपरा विकसित की, भोजन सिर्फ हमारे शरीर का पोषण नहीं करता श्वेता जी, मन का भी पोषण करता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। ये जो ध्रुवा स्मृति है, जिसे गीता में जाकर के योगेश्वर कृष्ण स्मृति लॉस कहते हैं, मेमोरी लॉस कहते हैं, हमारे यूथ में मेमोरी लॉस होता जा रहा है। आहार की शुद्धि से कोई चीज शुरू हो रही है और वो उसका परिणाम यदि वहाँ शुद्धता नहीं है श्वेता, तो वो चरम जाएगा मेमोरी लॉस। और मेमोरी लॉस में क्या होगा, मैं भूल जाऊंगा कि कोई मेरी माँ भी है, मैं भूल जाऊंगा कि कोई मेरा पिता भी है, मैं भूल जाऊंगा कोई मेरे बच्चे भी हैं। जब मैं इन्हीं को भूल गया तो मैं सोसाइटी को तो क्यों ही याद रखूंगा, मैं राष्ट्र को तो क्यों ही याद रखूंगा, मैं सांस्कृतिक मूल्यों को तो क्यों ही याद रखूंगा, मैं अपनी ड्यूटीज कर्तव्यों को तो क्यों ही याद रखूंगा। ये जो दौर है, ये मेमोरी लॉस सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, हर परिवार के सामने है। और उसके लिए जो वैदिक ऋषियों ने दिनचर्या दी है, खान पान के विधान दिए हैं, हम उनको ठीक करें, हम बच्चों का सोना जागना ठीक करें, हम उठना बैठना ठीक करें, यहाँ से उनके चिंतन की शुद्धि शुरू होगी और उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, मन को करेक्ट कर सकेंगे। और जब हम किसी बच्चे के मन को बेहतर बना लेते हैं तो दबाव तो जीवन का सहज अंग है, और दबाव तो मन मानने के लिए तैयार होता है कि वो मानता किसे है दबाव।
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो थाली से रोटी उठाकर खाने को भी दबाव मानते हैं। यदि हम वैदिक जीवन का अभ्यास करते हैं, दिनचर्या सबसे प्रमुख चीज है, आहार दूसरा बड़ा साधन है, जिसके आधार पर हम अपने बच्चों को इस तरह का माइंडसेट दे सकते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ से चीज़ें शुरू करनी होंगी। ठीक है, तो सर ने अभी अभी बहुत ही खूबसूरत सा एक टिप दिया है, जिसके ऊपर हम एक और संवाद अंक ज़रूर रखेंगे कि मन को संतुलित करने के लिए आपको ना उसके मूल तक जाना होगा, और वो मूल आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन शैली में और आपके आहार पर आधारित है बहुत हद तक। श्री कृष्ण का उदाहरण दिया और ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी हैं। हम चाहेंगे कि सर इस विषय पे भी एक विशेष रूप से एक चर्चा सत्र रखें, जहाँ पर हम इसी विषय में बात करें कि कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, जी, किस ऋतु में क्या खाएं। हाँ, ये दिनचर्या ऋतुचर्या के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुँचेंगे, और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा कि इतनी छोटी सी एक कोशिश हमको मानसिक रूप से इतना प्रबल और मजबूत बना देगी। जैसे कहा जाता है कि 2 तरह के तनाव हैं, और उसमें से एक तो होना ही चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं उस बात को कि परीक्षा से पहले अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा दबाव नहीं है कि परीक्षा है, तो आप पढ़ोगे नहीं, तो वो सकारात्मक माना जा रहा है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक तनाव वास्तव में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर ये हम बस अपने आप को सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए इनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो, हालांकि आज के मनोवैज्ञानिक इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अच्छा तनाव, बुरा तनाव, मुझे थोड़ी परेशानी होती है। तनाव ही होता है, अच्छा और बुरा नहीं होता, वो बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। जिसे आप अच्छा कह रहे हैं, मैं उसके लिए तनाव की जगह दायित्वबोध शब्द का इस्तेमाल करूंगा। दायित्वबोध, कर्तव्यबोध, वो हमें करना है, हमें अपने को बेहतर साबित करना है। लोग उसे तनाव के तौर पर कह रहे हैं, खाली बैठकर नहीं होगा, वो प्लानिंग से होगा, कोशिश से होगा। यदि हमारी तैयारी बढ़िया है, हमारी प्लानिंग अच्छी है, हम पहले से उस चीज के लिए मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। और इसलिए परीक्षा में जाने से पहले एक बच्चे पर, किसी भी काम को करने से पहले, हवाई जहाज में बैठने से पहले भी एक परेशानी सी महसूस होती है, तनाव आते ही हैं। लेकिन जब हम अपने किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, हम ग्राउंड में जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम दुकान पर जा रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, कोई नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं, नई क्लास में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, नया विषय पढ़ना जा रहे हैं, तो उसमें यदि उत्सुकता का भाव होगा, उसमें प्लानिंग होगी, लक्ष्य होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इन्वॉल्वमेंट होगी, एकाग्रता का भाव आएगा, और वो तनाव को धीरे धीरे कम करेगा। तो इसे मेहरबानी करके अच्छा तनाव मत कहिए, तनाव बुरा ही होता है, कर्तव्य बोध है, और कर्तव्य बोध के साथ योजना, प्लानिंग उसका अनिवार्य पार्ट है। जब हम योजना के साथ इस फील्ड में जाते हैं, किसी काम को करने के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत स्पष्टता होती है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है, और उतनी ही मात्रा में हमारा प्रेशर कम हो जाता है। सकारात्मक है ही नहीं तनाव, अगर आप वो कर्तव्य बोध है, अगर वो आपको प्रेरित कर रहा है करने के लिए, और आपके पास योजनाएं हैं, और इन दोनों में ही कर्तव्य बोध नहीं है, या तो आपको ये नहीं पता आप कर क्यों रहे हैं ये, और आपके पास प्लानिंग कुछ है नहीं, तो दोनों ही केसेस में आपका तनाव बढ़ेगा, और उसी नकारात्मक तनाव या डिस्ट्रेस नाम दिया जा सकता है। श्वेता जी, और एक बात देखिए, जब हम किसी चीज को फोर्स के साथ करते हैं ना, कोई हमसे जबरदस्ती करवाता है जिसमें हमें रुचि नहीं आती, खुद इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो हमारे लिए दासता का कर्म है। उसमें हम दास भाव से काम करते हैं, भयवश करते हैं, लोभवश करते हैं, दबाव के साथ करते हैं, वहाँ स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है। जिस काम में हम मज़ा ले रहे हैं, जिसको करने में हमें आनंद आ रहा है, श्वेता, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, वो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, उसे करने में हम थकते नहीं हैं। हम बहुत बार जिंदगी में ऐसे काम करते हैं
जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करूँगा, बच्चों के बीच में रहने का मौका मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चाहिए सर और पढ़ लूँ और समय मिल जाए, आधा घंटा सोना लेट करवा दीजिए गुरुकुल में, ग्राउंड बंद करवा दीजिए, आज मैं लंच या डिनर को छोड़ देता हूँ, उसमें पढ़ लूँगा मैं एक टाइम। क्यों? वो पढ़ने में मज़ा ले रहा है, उसके पास एक प्लानिंग है, उसे अपने लक्ष्य का पता है। जिसके पास योजना है, लक्ष्य का पता है, उसकी एकाग्रता का लेवल अपने आप बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बालक ऐसे भी हैं जो उस समय बिठा दो उनकी कतई रुचि नहीं है, उनका मन नहीं है, किताब में वो टिकते नहीं है, उनके लिए वो दबाव है और हर वो काम उनके लिए स्ट्रेस का कारण है। तो ये माता पिता के लिए भी सर का एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज है कि आप अपने बच्चे को वहाँ लगाएं जहाँ उसकी खुद की रुचि है। सर नेक्स्ट प्रश्न मेरा यही है कि आज के दौर में ना, ये तो आपने एक अलग बात की कि आपको प्लान करके, आपको योजनाएं बना के आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, फिर सब हो जाएगा। एक दूसरा पक्ष भी है, मतलब सब है हमारे पास, हर सुविधा है घर में, सबके, मतलब एक करोड़पति व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, फिर भी मानसिक शांति नहीं है। इसकी वजह क्या है? हम कंपैरिजन में जी रहे हैं, जहां से हमने शुरू किया था। और यदि हम तुलनात्मक ढंग से जीना शुरू करते हैं तो दुनिया में सुखी कोई भी नहीं मिलेगा। आप आर्थिक तौर पर अपनी तुलना अपने पड़ोसी से करेंगे, आप दुखी, पड़ोसी शहर के सेठ से करेगा, वो दुखी, वो प्रांत के सेठ से करेगा, वो दुखी, माने अंबानी साहब और अडानी साहब से नीचे के जितने हैं वो दुखी, और दुखी अंबानी साहब और अडानी साहब भी मिलेंगे क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ना कोई टेस्ला के मालिक हैं, एलन मस्क हैं, है ना, उनका नंबर कहीं बैंक की पासबुक में उनसे भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने काम में रुचि ले ही नहीं रहे हैं। कृष्ण ने एक बहुत शानदार फॉर्मूला दिया, खुद से खुद में संतुष्ट होना सीखो। हम यदि अपने से खुद में संतुष्ट होना सीख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम वहीं ठहर जाएंगे, बल्कि हमारी जीवनी शक्ति और बढ़ जाएगी, हमें नए लक्ष्य के लिए वो प्रेरित करेगी। अभी तो हमारे मन में दूसरे को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, हमें प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो रही है, झुंझलाहट पैदा हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जिस पोजीशन में हम हैं पहले हम उसे एक्सेप्ट करें और बिना ईर्ष्या के, बिना डहाके नए के लिए कोशिश करें। बड़ा कारण, जब हम लगातार कंपैरिजन में जीने लगते हैं तो हम कभी भी अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, और ये बहुत खराब बात है। कर्म पूरा करें, परिश्रम पूरा करें, जो प्रतिदान में मिल गया उस फल पर आनंद करें, संतोष करें, और यही योगेश्वर कृष्ण का कर्मफल सिद्धांत है। कर्म के बाद जो मिल गया उस पर संतोष करना जिस दिन हमें आ जाएगा, उस दिन मानसिक शांति आनी शुरू हो जाएगी। आप उन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते जो आपकी अचीवमेंट्स हैं। कई बार क्षमता नहीं है, कई बार उतना परिश्रम नहीं है, कई बार वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, वैसे सहयोगी नहीं हैं, तो उन परिस्थितियों को बदल नहीं पाते, लेकिन हम अपने आप को ही प्रताड़ित करते रहते हैं। संतोष के पांव के साथ चलना शुरू करोगे तो शांति की मंजिल मिलेगी, अन्यथा शांति नहीं आएगी। संतोषात अनुत्तमम सुख लाभ। तो अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो मिला, पूरी मेहनत के बाद जो मिला, उस पर संतोष करना हमें सीखना ही होगा। और वही मानसिक शांति का एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है। एकमात्र रास्ता। अब जैसे मैं आजकल के बच्चों की बात करूं, बड़ों में तो फिर भी एक मैच्योरिटी लेवल है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो भी है, क्या ये भी एक वजह बन रहा है उस कंपैरिजन के और अधिक बढ़ने की? भारत के ऋषियों का जीवन दर्शन क्या है? वो शिक्षा के नाम पर सजेस्ट करते हैं, परामर्श देते हैं अंदर की यात्रा करने का। हमारा आधुनिक शिक्षा तंत्र परामर्श देता है बाहर की यात्रा करने का। हम
बाहर की तरफ जो ग्रोथ हो रही है उसको ग्रोथ के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं, उसी की पहचान कर रहे हैं। वो जो इंटरनल ग्रोथ है, अंदर की यात्रा है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। भारत के ऋषियों का हर माता पिता को और हर आचार्य माने टीचर को ये परामर्श है कि वो अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चे को अंदर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करे, तैयार करे। और वो अंदर की यात्रा से मेरा मतलब क्या है? सेल्फ को पकड़े, खुद को पकड़े। अभी हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ जी रहे हैं, बच्चे माता पिता की आचार्य की पकड़ में तो दूर, खुद अपनी पकड़ में नहीं है। उनको कौन पढ़ा करके जा रहा है, वो कहाँ मशगूल हो गए हैं, उनका अटेंशन कहाँ बन गया है, उनका फोकस कहाँ है। मैं एक दो तीन बातें आपको कहूँगा। आपने बहुत अच्छा संदर्भ ये छेड़ा है और मैं कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। घर में खाना बनता है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का बालक है, 15 16 12 14 वर्ष का बच्चा है। और 12 14 वर्ष का ही क्यों जी, 8 9 वर्ष का बच्चा भी। खाना तैयार हो गया श्वेता, माँ कह रही है बेटे खाना खा ले। बच्चा क्या कर रहा है? खा लेता हूँ माँ। और वो लगातार स्क्रॉल कर रहा है स्क्रीन को। 2-4 मिनट बाद मम्मी फिर कहती है खा ले बेटा। खा लेता हूँ माँ, फिर स्क्रॉल कर रहा है। 5-7 मिनट बाद मम्मी फिर कहती है बेटा ठंडा हो जाएगा, खा ले, थाली परोस दी है। और बच्चा क्या कहता है? झुंझला करके, आपको कोई और काम नहीं है क्या? पीछे ही क्यों पड़ गई हो? और ये हमारे अनुभव हैं सबके, हर घर में हर माता पिता का अनुभव है। उस खाने के प्रति कितना उपेक्षा का भाव है। और उसके लिए भी मतलब बच्चे को जिंदा रखने के लिए जो जरूरी है, उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए जो जरूरी है, वो खाने की थाली को भी इतने उपेक्षापूर्ण ढंग से ले रहा है। तो बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं? संवाद खत्म हो रहे हैं। इस स्थिति में हमारी ऋषियों का जो परामर्श था वो ये था कि बच्चा इंटरनल यात्रा के लिए तैयार हो, अंदर की तरफ की यात्रा के लिए तैयार हो। इसलिए शिक्षा के साथ एक आध्यात्मिक विधान थे। हर घर में जैसी जिसकी आस्था है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं संध्या हो रही है, कहीं दूसरे तरह के पूजा पाठ भी बच्चे नियमित रूप से कर रहे हैं। और उस सब के माध्यम से हम बच्चों को एक आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करते थे, फोकस बनाते थे। अभी वो काम हमारा खत्म हो गया और इसलिए विघटन का दौर शुरू हो गया है। हमने अलग अलग कॉर्नर बांध लिए हैं। इस दौर में जब बच्चे अपने आप से भी दूर भाग रहे हैं, अपनी पकड़ में भी नहीं रह गए हैं, सोचने का वक्त तो है। सोचना तो पड़ेगा, या जो सोचने को तैयार नहीं है फिर वो इस पूरे कंसेप्ट को अपने दिमाग से निकालें कि हम कभी मम्मियाँ हैं, हम कभी पापा लोग हैं, हम कभी दादा दादी हैं। इस कंसेप्ट को दिमाग से निकालें। फिर ये माने हम सब मशीनें हैं, हम सब रोबोट हैं, एक कारखाने में पड़े हैं। घर जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक होटल है, होटल के कमरे हैं, रात बितानी है, सुबह चले जाएंगे। कोई रात को 2 बजे आ रहा है, कोई सुबह 4 बजे आ रहा है, कोई सुबह 5 बजे जा रहा है। जब जिसका वक्त लगता है वो आए और चला जाए। यदि हम ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास परिवार है, फैमिली है और फैमिली के लिए ये करना होता है, तो फिर अनिवार्य रूप से उन प्रैक्टिसेस को भी लेकर के परिवार में आए जो परिवार को परिवार बनाती हैं। बिल्कुल सही। उनको नजरअंदाज करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत क्लियर है कि अगर आपको परिवारों को परिवार की तरह जिंदा रखना है तो उसके लिए एक पैमाना है, एक मापदंड है। बच्चों को इंटरनल सेल्फ जर्नी की तरफ भी प्रेरित करना होगा। आप सिर्फ अपना काम करते रहें और बच्चे अपना काम करते रहें और फिर भी भावनाएं मेंटेन रहेंगी, ये संभव नहीं है। सर, परिवार और करियर के बीच में संतुलन बनाना सबको ही मुश्किल लगता है। हम अपना इंडिविजुअल भी, मैं पर्सनल बात करूं तो कई बार ऐसा लगता है कि कैसे। आप तो इतने सारे कार्यों को कर रहे हैं, करियर तो बहुत बड़ा है आपका, साथ में आपने परिवार को बहुत खूबसूरती से संजोया है। तो इसके लिए हम सबको क्या एक टिप देना चाहेंगे, या वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप बड़ा प्यारा सा बैलेंस बना के रख लेते हैं? श्वेता जी, मैं निवेदन करूंगा, परिवार और करियर 2 अलग चीज़ें नहीं हैं।
अच्छा, कैरियर किसके लिए है? परिवार। बहुत सीधी सी बात है। कैरियर परिवार के लिए है, कैरियर समाज के लिए है, कैरियर राष्ट्र के लिए है, वैश्विक मानवता के लिए है। आप इन्हें अलग करके देखती ही क्यों हैं? ये माइंडसेट ही गलत है। इस देश में, इस देश की परंपरा में, भारत के ऋषियों के चिंतन में व्यक्ति अकेला नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, समष्टि में है। हम किसी के लिए हैं, क्योंकि हमारा जीवन सबने मिलकर के ये शेप दी। एक बात मैं कह दूं आपको, सेल्फ मेड जैसा कोई शब्द नहीं है। ये सबसे धोखाधड़ीपूर्ण शब्द है। कोई सेल्फ मेड नहीं है। तो आप सेल्फ मेड नहीं हो सेल्फ मेड आप समाज किससे से हैं? बने हैं। हम सबके सहयोग से बढ़ते हैं। और भारत में क्या स्थिति है? ना परतंत्रता अच्छी चीज है, ना स्वतंत्रता अच्छी चीज है। आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। हम परतंत्रता की जितनी खिलाफत करते हैं, स्वतंत्रता का समर्थन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस दौर में हमने स्वतंत्रता का जितना समर्थन किया है वो खतरनाक है। इन दोनों से अलग एक तीसरी स्थिति है, और वो तीसरी स्थिति है परस्पर तंत्रता। अच्छा, परस्पर तंत्रता, इंटरडिपेंडेंस। ओके। ना हम परतंत्र हैं, ना हम स्वतंत्र हैं, हम एक दूसरे के हिसाब से करने वाले। हम परस्पर तंत्रता के साथ हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब तक हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे, आप एक सभ्य समाज कैसे बनाएंगी श्वेता? परस्पर तंत्रता का भाव। मैं पिता के कारण हूं, पिता का बुढ़ापा मेरे साथ सुख से बीतेगा। परस्पर तंत्रता है। और ये जो परस्पर तंत्रता है, ये भारत का फैमिली वैल्यू सिस्टम है। अन्यो अन्यम अभिहर्य था। आपके अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। ये क्या उपदेश है? एक दूसरे के लिए। यह है परस्पर तंत्रता। और ये वेद के मंत्र से मैं कह रहा हूं, ये कोई मेरी खोज नहीं है, ये कोई मेरा इल्हाम नहीं है। परस्पर तंत्रता ही जीवन के लिए सर्वोत्तम शैली है। हम इंटरडिपेंडेंस हैं। ठीक। सो हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं और हम परस्पर तंत्रता को फॉलो करें, ना कि स्वतंत्रता की वकालत करें या फिर बहुत परतंत्र हो जाएं। तो इसी के साथ सर कनेक्ट करते हुए पूछूंगी, जो नेपाल की यूथ में परस्पर तंत्रता का भाव शायद होता है, जिसको वो जेन ज़ी कह रहे हैं, तो शायद इस मुकाम तक तो ना पहुंचते। श्वेता, ये अलार्म है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की मानवता के लिए। कोई उत्तेजना, कोई आक्रोश कैसे पूरे राष्ट्र के विध्वंस का कारण बन सकता है? गलतियां होती हैं, व्यवस्थाओं में बहुत कमजोरियां रहती हैं, सिस्टम में भ्रष्ट आदमी प्रवेश कर जाते हैं। और यदि कोई पीढ़ी इस तरह से उनको सुधारने के लिए रिएक्ट करती है, तो ये अलार्म है। कौन बनाएगा उस संसद को, उस सुप्रीम कोर्ट को, उस राष्ट्रपति भवन को, उस पीएम हाउस को, उन होटल्स को, उस पूरी एस्टेब्लिशमेंट को? आखिर किस आदमी के पैसे से बनेंगी वो? तो आप दरिद्रता को दूर करेंगे या दरिद्रता को और बढ़ाएंगे? तरीका बिल्कुल गलत। और ये हुआ क्यों? क्योंकि पूरी पीढ़ी के दिमाग को हमने सोशल मीडिया के हाथों सौंप दिया है। हम गर्व कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, अब मैं लगातार टीवी पर सुन रहा हूं, आपकी तरह से मैं भी सुन रहा हूं, कि हम वो पीढ़ी हैं जिसने खाना भी यूट्यूब के साथ सीखा है, जिसने और चीजें भी यूट्यूब के साथ सीखी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना खतरनाक उपयोग हो सकता है, वो किसी भी देश में एक अराजकता पैदा की जा सकती है। आप उसके उदाहरण के तौर पर इस चीज को लें। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। यदि कहीं गंदगी है, कहीं सिस्टम में निकम्मापन है, कहीं कोई सल्तनत भ्रष्ट हो गई है, उसे उखाड़ फेंकने का, विध्वंस का ये तरीका, ये बिल्कुल उन तस्वीरों ने विचलित किया। क्या होना चाहिए था? प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान, क्योंकि ये यूथ को समझने की ज़रूरत है कि देखो, आपने जो कहा कि प्रॉब्लम्स तो होंगी, भ्रष्ट भी लोग होंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अब तरीका क्या है?
परिपक्व मस्तिष्क के हाथों में बागडोर होनी चाहिए। शिक्षक इररेलेवेंट होता जा रहा है, माता पिता इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, स्वार्थी मौका परस्त लोग टूल की तरह से यूथ की पावर का, उसकी शक्ति का, क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग। और ये बहुत खतरनाक स्थिति किसी भी देश के लिए, मैं फिर कहूंगा, ये अलार्म है। और ये हम सबको अपने घर आंगन में बड़े होते बच्चे को लेकर के एक चिंता का वाजिब कारण है। समझनी पड़ेगी, जागरूक होने की जरूरत है। यही वो वक्त है तब जबकि हम इंटरवीन करें। वो जो इवनिंग मीटिंग्स है ना फैमिली की, वो खत्म हो रही है। इवनिंग मीटिंग्स नहीं है, सोने से पहले कोई गैदरिंग नहीं है। इतनी संवादहीनता, अपने आप ही मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ खराब होगी ही। तो ये वैल्यू सिस्टम ट्रांसफर होगा कैसे? ठीक बात है। तो ये सब माता पिता और सब शिक्षकों के लिए, जैसा सर ने कहा कि नेपाल की हुई घटना ज़रूरी नहीं है कि हमसे बहुत दूर है। कल ये हमारे घर में और हमारे देश में हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब के लिए एक अलार्म है। इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि हम वैल्यू सिस्टम को बच्चों तक पहुंचाएं और हर घर अपने बच्चों से हर रात संवाद को अपनी जीवन शैली का, अपने दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बना लें। आपको भी बहुत हद तक जाना है, तो हम देखते हैं कि आप बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत ही काम कंपोज तरीक़ों से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो आप कभी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार बना हुआ? श्वेता, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कभी नहीं छोड़ रहा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कोशिश करके उस अभ्यास को करने का प्रयास करता हूँ। योग, प्राणायाम और स्वाध्याय। ठीक है, तो योग, प्राणायाम और स्वाध्याय हम भी करें तो कुछ तो एक्चुअली इनपुट मिलता रहेगा। इससे हम अपने आप को एड्रेस कर पाते हैं। हाँ। हम अपने साथ कुछ वक्त बिता पाते हैं। हम अपने विचारों को स्वाध्याय के माध्यम से अपने विचारों की जांच परख कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते, एनालाइज कर पाते हैं, कहाँ सही कहाँ गलत, कहाँ गलत है। और यदि ये वैल्यू सिस्टम है तो केवल इसलिए आधुनिकता के नाम पर ठोकर मारकर आगे चला जाना कि ये तो पुरातन पंथ है, ये खतरनाक प्रवृत्ति। बट उसमें भी सर प्रॉब्लम है। आपने कहा रीड बुक्स, स्वाध्याय कीजिए, बच्चों की भाषा में रीडिंग बुक्स। अब वो साहित्य नहीं उपलब्ध है, संस्कृत वो डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुकुलों से पढ़े। जिनके पास नहीं है, क्या पढ़े? नॉवेल्स हैं, उनमें सिर्फ डिक्शनरी तो अच्छी हो जाएगी, विचार अच्छे होंगे कि कोई गारंटी नहीं है। श्वेता, बहुत सारा अच्छा साहित्य जो आर्ष परंपरा के साथ लिखा गया है, हिंदी, अंग्रेजी, कई भाषाओं में उसका तर्जुमा हुआ है और वो उपलब्ध है, बच्चों के लिए उपलब्ध है। छोटे छोटे से ग्रंथ उपलब्ध हैं। ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के आधार पर जिन्होंने इस देश के पूरी सांस्कृतिक वैल्यू सिस्टम का, कल्चरल वैल्यू सिस्टम का को रिविजिट किया और पूरे का पुनर्मूल्यांकन किया और तर्कपूर्ण जो था उसको हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे नीति नियंताओं के लिए निर्धारित किया, हमें दिया। वो उपलब्ध हैं ग्रंथ। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का एक बहुत बेहतरीन साहित्य है जो कई भागों में प्रकाशित हुआ है, संकलित है, और यदि उसका आप अध्ययन करें, अद्भुत साहित्य है। स्वामी विद्यानंद जी का है, उस साहित्य का आप यदि अध्ययन करें, भारतीय दर्शन पर, व्यवहार के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोगों का साहित्य उपलब्ध है। वैदिक संपत्ति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भारत का इतिहास, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, ये बहुत सारी चीजें, भारत की कला कौशल, सबका मूल्यांकन है और उन सबका विवरण है, प्रामाणिक तौर पर है। ठीक, तो ये युवा दर्शकों के लिए विशेष कि स्वाध्याय तो करना है, अब क्या करना है? जब हम YouTube पे इतने ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं तो कुछ इस तरफ भी नज़र डालें। सर, हमारी जीवन शैली सी ऐसी हो गई है कि उसकी वजह से मानसिक तनाव भी और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो क्या ये सच में मानसिक तनाव भी जीवन शैली की ही एक वजह है, उसके कारण ही है? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जितने तनाव पैदा हो रहे हैं उनके मूल में हमारी जीवन शैली ही है।
ठीक है। यदि हमारी जीवन शैली ठीक हो, हम अपने काम में प्रॉपर ढंग से लगें, अपने विचारों को संबोधित कर लें, अपने अपने रोल्स को सही से प्ले करें, तो हमारा काम बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। उसका जो योग है, उसकी जो संलग्नता है, वो उसके दुखों का नाश करने वाली होती है। बार बार जो महाभारत के मैदान में विचलित अर्जुन को संबोधित करते हुए योगेश्वर कृष्ण जिस बिंदु पर बार बार ला करके उसको खड़ा कर रहे हैं, वो किसको संबोधित कर रहे हैं? उसका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है सोचने का। उसी को ही तो संबोधित कर रहे हैं ना। सारा संबोधन उसी चीज को लेकर, सोचने के तरीके को लेकर के, और उसके स्टेप्स उन्होंने बता दिए। आहार विहार, स्वप्नावबोध, दिनचर्या प्रॉपर हो, विचार शक्ति प्रॉपर हो, चेष्टाएं प्रॉपर हो। आदमी का जो योग है, आदमी की जो संलग्नता है, वो दुखों का नाश करने वाला। योगः कर्मसु कौशलम, एक्सपर्ट होना जी, एक्सपर्ट होने की तरफ बढ़ना जी। ठीक है सर, अभी आपने महाभारत का जिक्र किया, तो अंतिम प्रश्न आज इसी से ले लेते हैं, क्योंकि मुझे भी श्री कृष्ण की फिलॉसफी को समझने में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है आजकल हर व्यक्ति गीता को थोड़ा समझने लगा है। तो महाभारत में जिस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण ने उस समय अवसाद से, विषाद से निकाला था, जिस तरह की मनस्थिति में वे थे, उस समय श्री कृष्ण का ज्ञान, उनकी नीति निपुणता और उनका जो अध्यात्म और योग और कर्म का जो उपदेश था, जिस तरह से अर्जुन को वहां से निकाल लाया था, क्या आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है? कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। वो अर्जुन का मन आज हम सबके अंदर है। अर्जुन की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी सी थी, उसके मूल सवाल 4 थे। उनको मार करके मुझे मिलेगा क्या? वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी, और जो मैं इनको मार करके गद्दी प्राप्त करूंगा, उतना तो मैं भीख मांग करके अपने बच्चों को और आपके बच्चों का भी पेट भर दूंगा। वो तो रास्ता है मेरे पास। वो मानसिकता, वो एक उलझन थी मन की। आज उलझनें उससे 100 गुना बढ़ गई हैं। समस्याओं को हमने जबरदस्ती ओढ़ लिया है। हम सारी जिंदगी, श्वेता, सारा दिन समस्याओं की खोज में रहते हैं कि कोई और परेशानी कहीं बच गई है क्या जो मैं ले आऊं। कौन सी परेशानी ऐसी बची है जो मेरा गहना नहीं बनी। हमारी दिनचर्या तो इस तरह से जा रही है आगे। तो जो अर्जुन की मानसिकता है, वस्तुतः है वैसा ही मन हम सबके पास है। वो भ्रमित मन है, निश्चय नहीं कर पा रहा है, संदेह से भरा मन है। उस संदेह से भरे मन को संबोधन करने के लिए योगेश्वर कृष्ण ने जितने विषय उठाए, सांख्य योग उठाया, अध्यात्म उठाया, सृष्टि चक्र उठाया, ईश्वर का स्वरूप उठाया, जीवात्मा का स्वरूप उठाया, प्रकृति का स्वरूप उठाया, कर्म अकर्म विकर्म तीनों को समझाया। इस पूरे ब्रह्मांड का घटनाक्रम क्या है, स्थिति प्रलय क्या है, उस सब को समझाया। और इतना बड़ा उत्तर एक विचलित मन को, उथल पुथल से भरे मन को, दबाव में आ गए मन को, फंस चुके मन को निकालने के लिए कृष्ण ने दिया। इतनी सारी चीजों को समझे बिना उत्तर आज भी नहीं मिलेगा। मतलब सब चीजों के मूल तक आपको फैक्चुअली चीजों को समझना तो पड़ेगा। तथ्यात्मक रूप से प्रकृति को भी समझना पड़ेगा, ईश्वर को भी समझना पड़ेगा, संसार को भी समझना पड़ेगा, समाज को भी समझना पड़ेगा, और उनके बीच में अपनी भूमिका को भी समझना पड़ेगा। जब आप इतनी सारी चीजों के विषय में क्लियर होंगे, तो कहाँ से कोई तनाव या दबाव है जी जो आपके ऊपर आकर के प्रेशर बना लेगा या अपना साम्राज्य कायम कर लेगा। तो फिर जो आम आदमी है, अब ये प्रश्न का समाधान तो फिर उसको कभी नहीं मिलेगा। वो कहेगा मेरे बस की तो इतना सब समझना है ही नहीं, और ना मेरे पास समय है। श्वेता, आप, मुझे नहीं पता कि आप कभी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रही हैं कि नहीं रही हैं। आज का बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर आदमी
जितनी गहरी बातें जीवन के बारे में, जीवन के रहस्य के बारे में, जीवन की गहराई के बारे में, जीवन की स्पष्टता के बारे में नहीं जानता, गांव का अनपढ़ आदमी छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से उस जीवन की वास्तविकता को, मर्म को समझ लेता है, क्योंकि उसके पास परंपरागत जीवन शैली है और उसने प्रकृति से और बाकी चीजों से बहुत करीब से अपना वास्ता रखा है। जी, बहुत करीब से वास्ता रखा है। वो आदमी यदि वहां कोई मृत्यु हो गई ना, तो वो इतना बेचैन नहीं हो रहा। उसके दिमाग में बहुत बहुत स्पष्ट है, सभी को जाना है, ये भी चला गया, अब नहीं जाता, 4 साल बाद चला जाता। रोज हम ऐसी देखते हैं, रोज ऐसी चीजें हो रही हैं। भारतीय दर्शन को लेकर छोटी छोटी देहाती भाषा की सूक्तियों में जितनी गहराई है, हम 20-20 साल पढ़ने के बाद भी उतनी स्पष्टता के साथ नहीं आ पाते। बहुत सारे इफ एंड बट दिमाग में खड़े हो जाते हैं। हमारा दिमाग जितना जितना पढ़ते जाते हैं उतना उतना उलझनों का शिकार होता चला जाता है। वस्तुतः वो स्वार्थ से प्रेरित प्रश्न होते हैं, और इसलिए अपने दिमाग को यदि हम परफेक्ट कर लें, दिमाग को संबोधित कर लें, तो ये सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। कृष्ण अर्जुन के दिमाग को ठीक कर रहे हैं। और लास्ट में एक बात आपको जरूर कहूंगा श्वेता जी, मैं इस संवाद को खत्म करने से पूर्व, मेरे एक मित्र हैं और सारे लोग उनसे मिलने आ जाते हैं। अक्सर जब लोग उनसे मिलने आते हैं तो हम लोग तो आपस में, जब कोई मिलने आया तो शरीर का हालचाल पूछते हैं, तबीयत पूछते हैं, आपकी सेहत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, शरीर ठीक है, सेहत ठीक है। उनका सवाल अलग होता है, वो पूछते हैं दिमाग ठीक है। अच्छा, वही जरूरी है। आने वाले आदमी से उनका सवाल होता है, भाई दिमाग ठीक है। कई बार आदमी उखड़ जाते हैं, इसी बात को सुनते ही उखड़ जाते हैं, मेरा दिमाग क्यों नहीं ठीक होगा, मेरा दिमाग क्या ठीक। वो समझाते हैं शरीर अपने आप ठीक रहेगा यदि दिमाग ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत सुंदर मैसेज है। और वो आयुर्वेद का फिर से एक सूक्ति दोबारा पढ़ लेते हैं, प्रज्ञा अपराधो सर्वरोगाणाम मूलम्। सर्वरोग। क्लियर है? तो दिमाग ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और दिमाग खराब है तो सब कुछ होने पर भी हम सिर्फ दुखों की सृष्टि करेंगे, दुखों का उत्पादन करेंगे। दिमाग को ठीक रखें। कृष्ण अर्जुन के दिमाग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण ने भी यही कहा है कि आप दिमाग को ठीक रखें। स्थित प्रज्ञ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। जी, तो हम सभी को स्थित प्रज्ञ होना होगा। जैसा सर ने कहा, दिमाग ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा, और दिमाग को कुछ हो गया तो सब होने के बाद भी सब खत्म हो जाएगा। हमने आज के संवाद की शुरुआत भी इसी दिमाग को, इसी बुद्धि को संकल्प युक्त बनाने से की थी, और अंत भी सर ने बहुत खूबसूरत से मैसेज के साथ किया है कि अपने दिमाग पर काम करें। मेरा दर्शकों से ये निवेदन रहेगा कि हम अपने हर पास की हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। समस्याएं आती रहेंगी, उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें। हर समस्या का एक समाधान है और वो आपके पास है। संवाद को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, अपने से जुड़े लोगों से अपने आप को समाज का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार का हिस्सा बनाएं, और अपने से जुड़े हर व्यक्ति से संवाद अवश्य करें। इसी के साथ आज के इस अंक को विराम देंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज दर्शकों को सर की बातचीत के बाद अपने जीवन की बहुत सारी चिंताओं का समाधान मिला होगा, और उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई होगी कि हाँ, वो कर सकते हैं। हम हर व्यक्ति बहुत सारी प्रतिभाओं का और बहुत सारी खूबसूरती का भगवान ने हमें एक तोहफा दिया है, जिसको हमें अपनी बुद्धि से प्रयोग करना है। इसी के साथ आज का अंक समाप्त करेंगे। अग्रिम सत्र में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए